दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। आज मैं जनपद जौनपुर के शाहगंज विधानसभा में बैठा हूं और बातचीत का मुद्दा या बातचीत करके आप लोगों तक ये वीडियो भेजना इसलिए लाजमी समझा कि फ्रेम में दिखने वाला चेहरा, अभी फेस को देख करके अगर आपसे कहा जाए कि उम्र का आंकड़ा बताइए तो शायद आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक आपकी अवस्था पहुंच चुकी है। और बस इसी ने मुझे हैरान किया और मुझे आपसे बातचीत करने की उत्सुकता जगी मन में कि मैं आपसे बात करूं। आपकी पूरी उम्र 68 साल है। फेस जब भी मैंने आपका देखा 55, 56, 54, 58, 57 के आसपास में रहा। 55 साल का व्यक्ति, 68 साल का व्यक्ति अगर अपने उम्र को 55 साल पे रोक दिया, ऐसा लगता है कि जो 68 साल की उम्र में हो और देखने में 50-52 का लगने लग गया हो, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले उनकी दिनचर्या से ही उनके जीवन की शुरुआत करेंगे। क्या कुछ रहा है आपकी ज़िंदगी में, कैसे आपके फिटनेस, आपके स्वास्थ्य के राज रहस्य क्या रहे, और यहीं से शुरू करेंगे। धीरे धीरे हम, चूँकि अपने ज़माने के आप पढ़े लिखे, बेहद पढ़े लिखे विद्वान व्यक्तियों में से हैं, तो मैं चाहूँगा कि इन्हीं के ज़ुबानी इनकी सारी कहानी को जानेंगे, लेकिन हर पहलू को छू लेंगे। हम धर्म को छू लेंगे, हम राजनीति को छू लेंगे, हम शिक्षा को छू लेंगे, हम प्यार मोहब्बत, आज के ज़माने का जो आधुनिकी मोहब्बत प्यार का ज़माना है, इसको भी छुएंगे। एक अच्छे विचारक के विचार में देश की व्यवस्था क्या है, देश की नई पीढ़ियां, देश का भविष्य कहाँ है, देश में रोजगार कहाँ है। आइए इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे बेस में बैठे हैं अशोक कुमार जी। मैं आपसे बात करता हूँ आपसे आपके जीवन परिचय की शुरुआत से। जी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम आपका अपने घर में स्वागत करते हैं और मैं चूँकि किसान परिवार से, मेरे पिताजी किसान थे और बचपन हम लोगों का बहुत ही कठिनाई से बीता है और यह कह लीजिए कि झोपड़ी से लेकर के और इस तरह के महल तक की यात्रा मैंने की है। क्या बात है। और ये होता था सर, हमारे गांव के 4-5 बच्चे हुआ करते थे, पढ़ने के लिए साथ में जाया करते थे। गजराज सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज जमुनिया में है और यहाँ चूँकि ऐसी व्यवस्था वहाँ थी, हम लोगों को जलील किया जाता था। ये कहा जाता था, अरे तुम साइंस मत पढ़ो, तुम अंग्रेजी मत पढ़ो, फेल हो जाओगे, अरे तुम तो इंदिरा गांधी की दुल्हन हो ये कहा जाता था। लेकिन जो भी है, हमने कहा हम पढ़ाई का भेद बहुत सारे क्यों ऐसा लगता था, या आप अंग्रेजी ना पढ़ो, आप कुर्सी पर ना बैठो, आप टाटपट्टी पर, यानी इस जमाने को भी आपने देखा है? जी 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 सर, मैंने खुद देखा है और इसका ही कारण है, मेरे 4 और अन्य साथी पढ़ाई छोड़ के बैठ गए। लेकिन मैंने कहा ठीक है, मुझे जलील करो, कुछ भी करो, मैं बाबा साहब को थोड़ा बहुत जो है वो जानता था, जी जानता था इनके बारे में कि इनके साथ जो घटा था हैं वो मेरे जहन में आ जाता था उस बचपन से ही। हमारे पिताजी कुछ थोड़ा बहुत जो है पढ़े लिखे थे तो कुछ बताया था उन्होंने, तो मुझे ये सब था कि उन्होंने क्या सहा है, हम तो कुछ भी नहीं है। पहले मैं चाहूँगा दर्शकों तक आपकी उम्र चली जाए सर। मेरी उम्र सर जो है, मैं 4 जनवरी 1959 मेरी एज है, डेट ऑफ बर्थ है। और जी 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 और सबसे पहले आप जान लीजिए कि आप 68 साल के व्यक्ति के अनुभव, विचार, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा को अब सुनने जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां हों, चाहे गुजरे जमाने के लोग इस वीडियो को देख रहे हों, लेकिन अब यहीं से हम सुन रहे हैं किसी एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे विचारक को जिन्होंने शिक्षा जीवन से, विद्यार्थी जीवन से ही सामाजिक दंश, सामाजिक ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पात, भेदभाव को कैसे कैसे देखा है। 70 साल 68 साल की उम्र का अनुभव आप तक साझा करने जा रहे हैं। जी आप शुरू करते हैं। जी, तो होता क्या था सर, ये इस तरह की जो है हम लोगों को जलील होना पड़ता था। लेकिन उस जलालत को झेलते हुए मैंने कहा साहब ऐसा है कि मैं ना तो साइंस छोड़ूंगा और ना अंग्रेजी छोड़ूंगा। अगर हम साइंस और अंग्रेजी छोड़ देंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या? क्योंकि ये बचपन में मालूम होता कि जो है साइंस अंग्रेजी पढ़ के ही तो लोग जो है आगे जाते हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर सब बनता है, इतना ज्ञान तो था। तो वो कहा करते नहीं नहीं नहीं, क्लास में वोटिंग किया जाता था, जलील किया जाता था। हमने कहा हम नहीं छोड़ेंगे, हम आपका कॉलेज ही छोड़ेंगे। और कॉलेज छोड़ने के लिए देखिए कि मुझे साल भर तक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। दूसरे साल भी ऐसे समय में दिया गया कि जब
कि उनको ये पता था कि इसका सत्र पार हो गया, अब कहीं एडमिशन ना हो। मेरा 1 साल उसमें बर्बाद हुआ। मैं आकर के यहाँ एक सेंट थॉमस इंटर कॉलेज शाहगंज में है, यहाँ के प्रधानाचार्य, उस समय प्रधानाचार्य मिस्टर क्रुबिल्ला थॉमस, जो अब दिवंगत हैं नहीं इस दुनिया में, उनसे जब मैंने अपनी ये बात बताई तो उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हारा एडमिशन अपने संस्था में कर लूँगा, लेकिन अगर 6 मंथली में फेल हो गए तो मैं रोकूँगा कि हमारा रिजल्ट ख़राब होगा, इसलिए आप का एडमिशन तो मैं करूँगा ही निश्चित। तो हम क्यों फेल होंगे? हमने पढ़ाई की 76 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में हमने 78 में इंटरमीडिएट पास किया। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए और एलएलबी किया 86 में। 1986 में एलएलबी कंप्लीट करके बाहर निकले और निकलते ही जो है नौकरी लग गई, तो बैंक में नौकरी करने लगे साहब, रिटायरमेंट जी। और बीच में चूँकि इतना अच्छा लगा कि शिक्षा को साधन बनाते हुए इंसान कैसे आगे बढ़ सकता है। मैं जब अपने खेत में बैलों के साथ, उस समय बैलों से खेती हुआ करती थी, क्योंकि घर का बड़ा था, अपने माँ बाप का सबसे बड़ी संतान था, तो घर में जिम्मेदारियां भी थी। मेरे 3 भाई और 2 बहनें थीं, सबकी जिम्मेदारी। पिताजी हमारे जो है वो दिल्ली में कोयल कंपनी में काम करते थे, तो वो भी देखना। तो हल बैल से मैं 9 बजे तक अपनी खेती करता था और वापस आकर के तुरंत नहाना धोना और साइकिल लेकर के भगे यहाँ कॉलेज में दाखिल, क्योंकि यहाँ 10 बजे गेट बंद हो जाता था, तो दाखिल। और यह सर जब वो बैलों की जो हराई चला करते थे, तब हमने आज 5 शब्द अंग्रेजी के कौन से याद किए हैं और उनका जो सेंटेंस है उसको कहाँ प्रयोग करना है और क्या पढ़ाया गया, ये सब मैं वो साथ में जो है मनन किया करता था कि मुझे ब्यूरोक्रेट्स बनना है और समाज के लिए उस समय ही जज्बा था कि समाज के लिए कुछ करूं। लेकिन चूँकि ऐसी संस्था में चला गया जहाँ पर जो है हैरेसमेंट भी बहुत हुआ, काम भी किया, चूँकि आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे, कोई जो है वो करने वाला नहीं था। यहाँ तक कि बीच बीच में कभी कभी मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने के साथ साथ मुझे ट्यूशन भी करना पड़ता था जा कर के। गुरु रविदास जी के नाम से एक जो है वहाँ इंटरमीडिएट कॉलेज है, सीर गोवर्धनपुर, बीएचयू के बगल में ही है, तो उसमें जा कर के अंग्रेजी पढ़ाया करता था। और इस तरह से हमने अपनी शिक्षा जो है कंप्लीट की। पढ़ाई के दौरान एक बड़ा सवाल जाता है सर जी, आज के बच्चों को इतनी फैसिलिटी हम देते हैं, हम इलाहाबाद भेजते हैं, हम दिल्ली भेजते हैं, हम कोटा भेजते हैं, बड़े संस्थानों में उनकी कोचिंग लगाते हैं, उनको बहुत पैसा देते हैं उनके पीछे। तब इतने संसाधन नहीं थे और इतना भेद था कि वहीं जैसे एक अगले समाज के लोग कुर्सी पर बैठ के, बेंच पे बैठ के पढ़ेंगे, तो बैक समाज के लोग यानी ओबीसी एससी माइनॉरिटी के लोगों को टाट पट्टी पर भी बैठने नहीं दिया जाता था जी। सर ये जमाना आपने देखा कि नहीं देखा? हाँ, बिल्कुल देखा है सर, बिल्कुल ये चीज़ देखा है। चूँकि जो है वो गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे, तो वहाँ के जो हेड हुआ करते थे, जो वहाँ के अध्यापक हुआ करते थे, तब तो ऐसा था नहीं कि जो है वो बहुजन के लोग या अनुसूचित जाति के टीचर्स वगैरह हों जो कुछ फेवर करें, ऐसा था नहीं। तो वो जो जलालत डालते थे ऊपर, वो सहना पड़ता था। अब चूंकि उसको बयां करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलते हैं एक दूसरा पहलू है कि जिस सुविधा संसाधन में आज के बच्चों को पढ़ने के लिए हम इलाहाबाद, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद भेज रहे हैं, जी, क्या लगता है कि ये बच्चे जो हमारे आपके परिवार से हैं, ये बच्चे हमारे द्वारा दी गई सुविधाओं का सही ढंग से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कारण क्या हो सकता है? कारण इसका सर देखिए, मैं तो ये है स्पष्ट रूप से कहूँगा कि 100% नहीं कर रहे हैं। और इसका कारण ये है कि चूँकि अब दुनिया तो अपना आगे बढ़ेगी ही, टेक्नोलॉजी आएगी, तरह तरह की चीज़ें, दुनिया चकाचौंध होगी, क्या है क्या नहीं। उनको अच्छा संस्कार और अच्छी संगत देना बहुत ज़रूरी है। जब वो टीनेज में होते हैं, उनकी उम्र को वहीं से गार्जियन को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। गार्जियन को बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि वो कहाँ पर क्या कर रहे हैं, और उस पर जो है अगर ध्यान नहीं देंगे तो वैसे ही बच्चे बिखर जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं। मैं अपना उदाहरण दूं, मैं तीनों बच्चों को, जब मैं अपनी ड्यूटी से आया करता था तो अपने तीनों बच्चों को ले करके, एक बेटी 2 बेटे,
तीनों को लेकर के बैठ जाता था, उनका स्कूल का जितना है होमवर्क कराता था। मैंने कभी ट्यूशन नहीं किया उनका, खुद मैंने पढ़ाया है। तो आज संयोग से जो है मेरे तीनों बच्चे अपने अपने पैर पर हैं और ठीक हैं, और मुझे भी जो है वो मदद करते हैं। खुशी मिलती है सर बहुत, हैं मेरे बच्चे जो है। एक दूसरा पहलू आता है सर। जी। मैं चाहूँगा कि छोटे छोटे कट में जो है देश और समाज पर हम बड़ी चर्चा कर लें। हाँ बिल्कुल। एक दूसरा पहलू आता है धर्म। जी। इसे कितना मानते हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, धर्म जो है, चूँकि धर्म तो बहुत है हमारे देश में, विभिन्न धर्मों का ये देश हैं। तो धर्म में हमारा देश जो है वो धर्म के, मैं ये नहीं कहता हूँ किसी को ठेस न लगे, किसी को अगर ये आस्था है कि हाँ ठीक है, लेकिन मेरा अपना जो मानना है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरा मानना ये है सर कि महज अगरबत्ती सुलगा देने से, धूप लगा देने से और वो शंख बजा देने से और ये सब कर देने से नहीं चलेगा। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और शिक्षित होकर के, शिक्षित होने के बाद भी अपने दिमाग का, ज्ञान का प्रयोग करें। कोई भी व्यक्ति ज्ञान का प्रयोग करे, क्योंकि कोई न कोई शक्ति है, ज़्यादातर लोग मानते हैं, लेकिन मैं केवल 5 शक्तियों को मानता हूँ और इन्हीं की पूजा करता हूँ। कुछ विद्वानों ने कहा भी है, कुछ दार्शनिकों ने कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच तत्व से बनी शरीरा। दुनिया में बस यही 5 शक्तियाँ हैं, इन्हीं से हमारा शरीर बना हुआ है, और इन्हीं शक्तियों की मैं पूजा करता हूँ कि प्रभु, जहाँ हवा की ज़रूरत होती है मैं पवन को प्रणाम करता हूँ और उनको आह्वानित करता हूँ, तो मेरी मदद होती है सर। ऐसे ऐसे तूफान में बचा हूँ, एकदम मुझे कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये मानता हूँ। और दुनिया क्या कर रही है, मूर्ति पूजा कर रही है, क्या कर रही है क्या नहीं, वो उस पर मैं नहीं जाऊँगा। मैं, मेरे समझ से वो अज्ञानता है, अंधकार है वो। वहाँ केवल आपके पैसे का और आपकी ऊर्जा का बस हनन होना है, और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा और हम नहीं कहेंगे। एक और पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि देश की इतनी बड़ी व्यवस्था हम यानी B.R. अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान से चल रहा है। आज वर्तमान में जब 2025 में हम बैठे हैं, देश की आज़ादी से लेकर के आज तक लगभग 73-74 साल हो गया। इन 74 सालों में आपको क्या लगता है कि अब के लोग, राजनीति करने वाले नेतागण लोग, चाहे सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, किसी भी पार्टी के लोग रहे हों, तो क्या लगता है कि इन्होंने संविधान को सुरक्षित रखा है, या संविधान का रहना हमारे लिए जरूरी है या नहीं रहना जरूरी है? नहीं सर, संविधान का हमारे रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बाबा साहब ने स्वयं कहा है कि संविधान एक ऐसी शक्ति है। और एक चीज़ इन्होंने ये कहा है कि हाँ, किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वहाँ के लोग सही ढंग से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो वो संविधान सबसे खराब साबित होगा। और किसी भी देश का संविधान कितना ही खराब हो और वहाँ के लोग जो है अच्छे हैं, तो आपका संविधान बहुत अच्छा साबित होगा, उनका संविधान बहुत अच्छा साबित होगा। मैं खुद पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो मैंने संविधान को पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको पढ़ाया भी जाता था कॉलेज में, और इसकी जो प्रोविजंस हैं इतनी अच्छी तरीके से लिखा गया है। उसका सही ढंग से सर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। उसको गलत रूप से, गलत तरीके से इंटरप्रेटेट करके, व्याख्यात करके उसको लागू किया जाता है, वो सही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमारा ये संविधान बहुत ही अच्छा है। क्या लगता है आपको, संविधान हमारा इस समय वर्तमान स्थिति में क्या लगता है कि संविधान हमारा सुरक्षित है, या इसको सरकारें सुरक्षित रखना चाहती हैं, छेड़छाड़ करना चाहती हैं? हाँ, इसमें छेड़छाड़ करने की चूँकि जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, उससे हम ये अनुमान लगाते हैं, उसमें जो है छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, और जो गलत है वो छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि पहले भी जो है वो कुछ न कुछ हुआ है, लेकिन छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए सर। और ईमानदारी से मैं कहूँगा अपने देश के राजनेताओं से कि ईमानदारी से कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कीजिए। अगर आप कहते हैं कि हाँ, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं बड़े देशभक्त हूँ,
तो ईमानदारी से उसको लागू कीजिए, तभी देशभक्ति जो है साबित होगी अच्छी, और नहीं तो मैं समझता हूँ कि वो दोगलापन हो जाएगा। जी जी। चलिए, जब राजनेताओं की बात करते हैं तब थोड़ी सी राजनीति पर भी चर्चा करना चाहेंगे आपसे। मैं जानता हूं कि आप जैसे विद्वान व्यक्ति से बात करते हो, मुझे बहुत फक्र फील हो रहा है, अंदर से आत्मा बहुत गदगद है। ऐसे लोग लगभग 100 में एक जब तलाशते हैं तो 100 में एक लोग मिलते हैं, या 400 में एक लोग मिलते हैं, जो किसी भी मुद्दे पर हम बातचीत करना चाहते हैं, किसी भी विषय पर ले जाना चाहते हैं, तो अच्छा जवाब मिल पाता है। बल्कि 99 लोग 100 लोगों से बात करते हैं तो एक 99 लोग अभी आज के गांवी परिवेश में जहाँ हम जी रहे हैं, हम वहाँ की बात करते हैं। हम बहुत विद्यालयों की बात या विकास भवन की बात या संविधान वहाँ दिल्ली, बम्बई, लखनऊ की बात नहीं करते हैं। हम जिस गांवी परिवेश में जी रहे हैं, किसानों के बीच की बात जब करते हैं, तो कोई एक किसान मिलता है हर 100 किसान के बाद जो आपकी तरह से बौद्धिकता से जवाब दे। राजनेताओं की जब बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, राजनेताओं की बात करते हैं, वर्तमान की राजनीति या राजनेता से आप कितना सहमत हैं? वर्तमान में देखिए सर, ऐसा है, ऐसा तो नहीं है कि 100% कोई भी राजनेता जो भी काम करता है वो 100% खराब है, गलत है, लेकिन जो होना चाहिए, जो करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर के जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, उस गति से और उस एकदम जैसे कि विकास, कुछ देश जो है बाद में हमसे स्वतंत्र हुए और विकसित हो गए, तो इसकी बहुत पीड़ा होती है इस बात की कि हमारा देश जो है अभी इतना पीछे रह गया, हम विकसित अभी नहीं हो पाए। और विकसित का एक पैमाना है, एक उसका मानक है, और उस मानक को हम पूरा करने के लिए हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, और सबसे बड़ी बुराई सर कास्टिज्म है। यहाँ कास्टिज्म को, चूँकि बाबा साहब ने कहा था, देखिए किताब उन्होंने लिखी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका आशय उनका था कि कास्ट सिस्टम जो इंडिया में है उसको एकदम से मूल रूप से उन्मूलित कर देना चाहिए, एबॉलिश्ड कर देना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि हमारे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कभी कभी कि 56 इंच का सीना, तो उस 56 इंच के सीने का तात्पर्य क्या है? यही ना कि मैं काफ़ी सक्षम और शक्तिशाली हूँ। तो मेरा एक उनसे अनुरोध ये है कि CAB, एक CAB ले आए थे, एक दूसरी CAB ले आ दें। CAB का मतलब होता है कास्ट एबोलिशन बिल, पार्लियामेंट में ले आके और उसको पास करके CAA बना दें, कास्ट एबोलिशन एक्ट, जाति उन्मूलन अधिनियम बना दें, ताकि जो ये बुराइयां हो रही हैं जात के आधार पे, जितनी ये जो आरक्षण फारक्षण और वो सब जो है जाति धर्म और मारपीट, एक जो है कोई दो व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति अगर एक दूसरा लड़का लड़की शादी कर ले रहा है और दूसरी जात के हैं तो उनको मार दिया जा रहा है, उनकी हत्या हो जा रही है, वो अपने मन से अपना जीवन नहीं जी पाते, जबकि ये गलत है। समानता के सिद्धांत पर अगर देखा जाए, ये तो नेचुरल सिद्धांत है कि कुदरत ने जिसको पैदा किया है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, लड़की हो लड़का हो, सबको जो है स्वतंत्र रूप से सही तरीके से ज़मीन पर रहने का और जीने का अधिकार है, और अपने जीवन साथी को चुनने का भी उसका स्वतंत्र रूप से अधिकार है। आज के समय में जो ये हो रहा है ना कि लव मैरिज, तो पहले भी हुआ करता था। पहले आप संस्कृति में देखिए तो भारतीय संस्कृति में लिखा हुआ है कि गंधर्व विवाह हुआ करता था। बहुत सारे ऐसे लोगों ने नाम गिनाने में तो लंबी लिस्ट हो जाएगी, बहुत सारे ऐसे हुए हैं लोग जो कि गंधर्व विवाह किया करते थे और होता था, और उसी का नया रूप है लव मैरिज। तो ये जो हत्याएं हो जाती हैं, मैं कहता हूँ कि ऐसा क्या है, वो मार पीट करके, और एक जाति दूसरे जाति के बच्चे से बच्ची अगर शादी कर लिया तो इसमें क्या बुराई हो जाती है? मेरे समझ में नहीं आता सर, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो है हत्याएं बहुत होती हैं, और इस तरह से आत्महत्याएं भी बहुत हो रही हैं। अगर नहीं माने तो पता लगा कि लड़का लड़की दोनों आत्महत्या भी कर लिया, ऐसी भी घटनाएं हुई हैं। यानी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसे इसको जाने दिया जाए ना, इस पे प्रतिबंध लगाना परिवार की तरफ से, सरकार की तरफ से, इस तरह से। सर इसमें सरकार तो चूंकि जो है वो प्रोत्साहन राशि भी देती है और प्रशस्ति पत्र भी देती है। मेरे समझ से ये देखिएगा, सरकार जो है, मुझे एक जो है याद है, जब मैं अपने पद पे था वहाँ प्रधान वो जो है प्रबंधक था, तो एक बच्चे को
इंटर कास्ट मैरिज किया था, वो अनुसूचित जात का चमार था और एक दूसरी गैर बिरादरी की लड़की से शादी किया था। उसको 10,000 रुपये का चेक मिला था, प्रशस्ति राशि मिली थी, एक प्रशस्ति पत्र भी मिला था उसको। उसका नाम था मनोज कुमार, ये धोरी घाट में है, उसका बसिया रामपुर एक गांव है, वहाँ का रहने वाला, ये मुझे याद है। तो ये तो गवर्नमेंट सर ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट तो हमारी इसमें है, मना नहीं करती है। कोई भी अगर चाहे शादी करना, लड़का लड़की चाहे वो जिस भी जात के हो, तो उनको छूट है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है सर, देश के विकास में या खास तौर से मानव के जो व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत जीवन में विकास या अवरोध या समाज में जो कुछ बुराइयां हैं, जातिवाद इसमें बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है? हाँ, जातिवाद इसमें सर बहुत हो सकता है। और इसमें जो है एक चीज़ सर और मैं जोड़ूंगा कि जो गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, उसका एक बहुत मुख्य कारण एक है कि ये जो नशाबंदी है, अशिक्षा तो है ही है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि अशिक्षित हैं, और दूसरे जो है वो ये जो नशाबंदी है वो सर जो है वो मार रही है। पता लगा कि 100 रुपया 200 रुपया कमाने वाला है तो 150-200 रुपये का अगर वो दारू ही पी जा रहा है तो अपने परिवार को, अपने बच्चों को कहाँ से शिक्षा दिलाएगा और कहाँ से अपने बच्चों को, परिवार को खिलाएगा? आप अच्छी तरह सोच सकते हैं। गाँव में जब चुनाव आता है प्रधानी का, जी, तो जो प्रधान पद के प्रत्याशी होते हैं, इन प्रत्याशियों के द्वारा गांव में बांटी जा रही जो शराब व्यवस्था है, जो पैसा है, जो मुर्गा है, इस पर भी तो कुछ आप कहेंगे क्या? ऐसा नहीं लगता कि बोल बम, एक तो हमारे यहाँ बोल बम और एक चुनाव, मुझे ऐसा लगता है सर कि एक बोल बम जब आता है, कांवरिया जब लेके बच्चे जाते हैं, इसमें गजेड़ी बहुत पैदा होते हैं, और एक जब चुनाव आता है गांव में तो शराबी बहुत पैदा होते हैं, जो मैंने देखा है। इसमें आपने क्या देखा? सर मैं आपको बताऊं कि मेरी पोस्टिंग बस्ती में भी रही है, और जब मैं शनिवार को सोमवार को जब ड्यूटी पर जाया करता था तो मैं यहाँ से जाता था ट्रेन से अयोध्या, अयोध्या से फिर मैं रोडवेज से जाता था बस्ती रोड से। और मैंने 3 साल में वहाँ रहा हूँ लगभग, और इन 3 सालों में 3 बार कांवड़ यात्रा देखी है। उन कांवड़ यात्रियों ने पता लगा कि बेहूदीपन, एकदम बेहुदापन, सड़क पर पूरा सड़क घेर कर चल रहे हैं और बेहुदापन करते हुए लाठी लिए हैं, पता लगा मार दिए, ट्रक का शीशा फूट गया, उसकी बत्ती टूट गई, उसका कुछ और नुकसान कर दिए। आप बताइए ये सब जो है वो क्या है? ये क्या, हाँ, बोल बम में ये सब क्या निर्धारित किया गया है क्या? हमारा धर्म यही कहता है क्या? ये मैंने देखा है अपनी आँख से सर। गाड़ी में हम बैठे हुए हैं और बेवकूफ़ों की तरह, और उनका जो है तमाशा देख रहे हैं। हाँ, उनका तांडव चल रहा है, उनका तमाशा हम देख रहे हैं, वो जा रहे हैं और रास्ता भी नहीं दे रहे हैं। लंबी कतारें लग गई, हम लेट भी हो जाते थे कभी कभी। तो ये सर, इस पर तो मैं ये नहीं कहता कि कांवड़ यात्रा गलत है, वो एक सही रूप से होना चाहिए। सही रूप से भगवान शिव का आप जो है आराधना करने जा रहे हो, उनको जलाभिषेक करने आप जा रहे हैं। एक और मुद्दा है, कांवड़ लेकर के जाने वाले भक्तों में तो मैंने देखा कहिर, चमार, लोहार, कुम्हार, धोबी, दलकार, मुशार, बंगी, पासी, यही जो ओबीसी एससी माइनॉरिटी के लोग हैं, यही लोग तो कांवड़ यात्री बेचारे हैं। बाकी मलाई काटने के लिए वहाँ बाबा लोग बैठे हैं, चढ़ावा जहाँ आप चढ़ाएंगे वहाँ वो दूसरे वाले सिस्टम के लोग वहाँ हैं। बहरहाल ये विषय हमारा नहीं, विषय हमारा ये है, एक बहुत बहुचर्चित घटना थी इटावा में, कुछ यादव कथावाचक आ गए, अब यादव भी कथा कहने लगे हैं। तो ऐसे में इटावा में कथा कहने के लिए यादवों को बुलाया गया ब्राह्मणों के घर में, और वहाँ जब ये पता चला कि यादव लोग कथा कहने आए हैं तो उनकी चोटियाँ काट ली गई, जो ये रखाए हुए थे वो चोटी काटी गई, उनके मूड़ मोड़े गए, उन पर पेशाब, महिला के पेशाब से उनको पवित्र किया गया कि यादव होकर के आप कथा कहते हो। तो मेरी समझ से आप 70 साल की अवस्था आपकी हुई, 15 साल की उम्र के बाद आपने होश आवाज संभाला होगा, तो लगभग 55 साल में, इन 55 सालों में जब से आपने होश संभाला और अब तक 55 सालों में क्या लगा कि अहिर, चमार, लोहार, कुम्हार, धोबी को कथा कहना चाहिए? एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि क्या पेशाब छिड़क करके आदमी को पवित्र किया जा सकता है? सर देखिए, मैं कहता हूँ कि हिंदू धर्म में सारी जातियाँ, लाखों जातियाँ हैं। जब सबको आप कहते हो, जो धर्म के ठेकेदार हैं कहते हैं कि हाँ सब हिंदू, जब ज़रूरत पड़ती है उनकी तो कह देते हैं ना कि हाँ ये सब हिंदू हैं। तो जब हिंदू हैं तो हिंदू के मंदिर में केवल एक ही जाति का जो है वो पंडवा वो या पुजारी क्यों होगा? वो सब होना चाहिए, जिसके अंदर वो गुण है उसको पुजारी बनना चाहिए।
चाहे वो जिस भी जाति का हो। इटावा में जो कथा कहने के लिए लोग गए थे, यादव लोग थे वो लोग, तो क्या आहिर कथा नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं सर, बिल्कुल कह सकते हैं। और यह तो अत्याचार है, ये अपराध है। जिन्होंने ऐसा किया है बहुत बड़ा अपराध किया हुआ है। उनके साथ तो जो है वो बहुत अच्छी सी जो है उनकी मरम्मत होनी चाहिए, मैं ये कहूँगा। ये होना चाहिए। जी हाँ, मरम्मत होएगी तभी वो सुधरेंगे और समझेंगे। क्योंकि जो है वो ज़माना, गांधी जी कहा करते थे कि इधर मारा तमाचा तो इधर फेर दो, वो ज़माना उससे सही नहीं होने वाले हैं। जो जैसा कर रहा है हमारे साथ, अगर फूलों की वर्षा कर रहा है तो हमको एक कदम आगे आकर के उसके ऊपर फूलों की वर्षा करनी चाहिए। मेरा सिद्धांत है सर। और अगर मेरे साथ कोई तलवार चला रहा है तो मुझे तलवार चलानी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं गर्दन जाके झुका दूँ और कदू काट दूँ। अंतिम समय में जाते जाते मैं चाहूँगा देश के दर्शकों के लिए कोई विशेष मैसेज आपका। एक बात, दूसरी बात आपकी फिटनेस का राज। अच्छा, मैं तो यही कहूँगा कि हम अपने देशवासियों को कि अपने देशवासियों के प्रति मानवता रखिए। मानवता एक ऐसी चीज़ है, सबसे बड़ा धर्म वही है सर। और हमेशा सत्य के रास्ते पर चलिए। अच्छा सर, ये एक बात और याद आता है, ये हिंदू मुसलमान जो होता है हमारे यहाँ, क्या हिंदू मुसलमान कब से तेजी पकड़ लिया? ये मैं समझता हूँ सर, हिंदू मुसलमान 2014 से पकड़ा है ज़्यादा तेजी पकड़ लिया। हाँ, 2014 से ही ज़्यादा पकड़ा हुआ है। और इसमें मैं कहता हूँ कि जो मुस्लिम समाज, खैर ये तो वो तैयारी उनकी तो है ही है कि हम पूरी दुनिया पे राज करें, लेकिन जो वो 50 साल में करते, अब ऐसा होने से वो 10 साल में तैयार हो जाएंगे। 10 साल जी, मेरा अपना अनुमान है सर। हाँ, मेरा ये अपना अनुमान है सर। उम्र 68 साल। उम्र 68 साल सर। ऐसा है कि मेरी दिनचर्या, चूँकि मैं बचपन से बहुत मेहनती रहा हूँ, आपको मैंने बताया ही शुरुआत में ही, महल बैल लेकर के खेत में पहुँच जाता था और कुदाल फावड़ा ये सब चलाना, ये सब करता था। आज भी मैं 67 साल, अभी मेरे बहनों से पूछ लीजिए कि मैं अभी दिन भर 4-5 दिनों तक ऐसे ही खेत में रहा। लोगों का धान नहीं लग रहा था तो मैंने हमसे कहा मैं ट्यूबवेल चला दो। मैं ट्यूबवेल चलाया, कोई नहीं था चलाने वाला, तो मैं इस उम्र में भी वो हैंडल मार करके और चलाया उनका भरा। तो ये बूढ़ा हो गया, जब मैं बूढ़ा हूँ, 70 साल उम्र हो गई मेरी, 68 साल उम्र हो गई, ऐसी फीलिंग अंदर शादी में नहीं कर पाऊंगा। नहीं सर, मेरे अंदर अभी फीलिंग नहीं आती है। आपको मैं बता दूं, मेरे पास एक कार है, 2008 मैंने खरीदी i10, और मैं उस समय नहीं सीखा। मेरे दोनों बेटे ही लेके उड़े रहते थे, और इस समय मैं अभी साल भर हुआ मैंने कार चलाना सीखी है। हाँ, और देखिए अब कार ले आकर के, चूँकि अब बेटे ने भी एक दूसरी कार खरीद ली है बड़ी, तो इसको मैं ले आकर के यहाँ रखा। तो मेरे अंदर अभी कोई भी काम करने के लिए सर, ये शुरुआत से रहा है, कोई भी काम करने के लिए मैं हिचकता नहीं हूँ। और एकदम से सुबह भोर में कितने बजे लग जाता है सर? सुबह भोर में जो है नियमित रूप से, देखिए सर ऐसा है कि जैसी ज़रूरत पड़े, अगर मुझे 5 बजे जगना है तो 5 बजे जग जाता हूँ, 4 बजे जगना है तो 4 बजे जग जाता हूँ, और वैसे सामान्य तरीके से 6 बजे तक तो सोता हूँ। सही बता रहा हूँ आपसे। और उठने के बाद फिर अपना दैनिक क्रिया, आधे घंटे योगा करता हूँ। आधे घंटे योगा? जी, आधे घंटे योगा। खाने में सर सारा सब? खाने में सर जो है मैं नहीं, सब कुछ नहीं खाता हूँ। खाने में मैं चूँकि वैज्ञानिक तरीके से उसको अपनाता हूँ, मेडिकली जो है क्या फिट है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं है, दारू शराब और जो है सब इस तरह की जो टॉक्सिक पैदा करने वाली ज़्यादा सब चीज़ें, इन सबों से मेरा परहेज है। मैं कुछ भी बीड़ी सिगरेट तम्बाकू ये सब कुछ भी नहीं खाता पीता हूँ, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह का जो है इस्तेमाल डेली करता हूँ। और चावल भी खाता हूँ। चावल ऐसा नहीं कि हम उबला चावल खाएंगे, हम तो वो भी चावल खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने मीट मछली मीट मछली में सर ऐसा है कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम किसी जीव पर अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए कभी हालांकि खाया है, ऐसा नहीं है, मना नहीं कर रहा हूँ कि मैंने नहीं खाया है, खाया हूँ, लेकिन ये अपराध मैंने भी किया है। नहीं खाना चाहिए मीट मछली, क्योंकि उससे किसी जीव की हत्या हो रही है। अगर हम इसको खाने का बढ़ावा दे रहे हैं तो कहीं न कहीं कोई बाज़ार में बेचने वाला काटेगा, मारेगा, तो हमारे वजह से मार रहा है, काटना है कि नहीं। तो इसलिए ये जो है चीज़ ठीक नहीं है जी। मेरे साथ आप सुन रहे हैं अशोक कुमार जी को, जनपद जौनपुर शाहगंज तहसील के अंतर्गत मैं बैठा हूँ, यहीं के रहने वाले हैं आप।
और लगभग आपने अपने जीवन परिचय से आप लोगों को जोड़ा है, तब की पढ़ाई से लेकर के अब तक के प्यार मोहब्बत, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, शासन प्रशासन, नेता, राजनीति, लगभग हर पहलुओं पर थोड़े थोड़े ध्यान को, आप सबके ध्यान को हम लोगों ने आकृष्ट करना चाहा है। हम दोनों लोगों के बीच की बातचीत की ये चर्चा कैसी रही, क्या कुछ मिला अंतिम समय में? सर कुछ कहेंगे दर्शकों से? बहुत दर्शक आपको देख रहे हैं। हाँ, तो मैं कहूँगा आप सब जो है स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशहाल रहें, अपनी तरक्की के रास्ते पर चलें, और जो आपकी प्रगति में अच्छा हो वो करें, और आपके प्रगति में जो बाधक हो उन चीज़ों को कृपया उनको दूर रखें, उनसे बचें, मैं यही कहूँगा। क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बड़े कुदरत ने आपको इंसान बनाया है तो कुछ समझ-बूझ करके बनाया है, इसको बना लीजिए। लोग कहते हैं कि स्वर्ग 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 कहीं अलग से कुछ नहीं है। आप अपने जीवन को ऐसे ही जो है सत्य, निष्ठा, ईमानदारी, अच्छे से लोगों के साथ मानवता का व्यवहार करते हुए जिएंगे तो यही धर्म है, और इसी से मैं समझता हूँ कि आपको स्वर्ग भी मिलेगा। क्या बात है, थैंक यू सर। पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। हम आपके संतोष, हमारे साथ कैमरामैन आशीष कुमार पाल। थैंक यू।